हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। यहाँ हम एनालाइज करेंगे जो पेपर हुआ है आपका सीटेट का, और आपको इससे आइडिया हो जाएगा किस टाइप का आपका पेपर आता है। बात करें सिलेबस की तो वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ, पैटर्न बता चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम सीडीपी सोल्व करने वाले हैं, और जो पेपर आपका ऑनलाइन से पहले होते थे ऑफलाइन, उसमें आपके क्वेश्चन रटे रटाए आते थे, रिपीटेड क्वेश्चन आते थे बार बार एग्जाम में। पर जैसे ही आपका ऑनलाइन पेपर हुआ और उसके बाद फिर से ऑफलाइन हुआ है, अब आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 की सीडीपी में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। दोनों की लैंग्वेज सेम हो गई है और लैंग्वेज जो है पहले से टफ हो चुकी है। क्वेश्चन पहले ही हैं पर उनको घुमाकर पूछा जाता है। हर बार उनमें कुछ ना कुछ चेंज देखने के लिए मिलता है, तो ऐसा लगता है कि सिलेबस मानो बदल गया है या आपका बाहर से आ रहा है। तो उसी को हम आज यहाँ पर समझेंगे। एक बार आप पेपर देख लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आया था और आपको आगे किस तरह से तैयारी करनी है। आने वाला जो जुलाई का आपका एग्ज़ाम है उसके लिए आपको कितने लेवल की पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम सीडीपी की क्लास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। क्योंकि वह लड़की है, वह कह रहा है क्या कि उसकी बहन लड़की है तो वह रस्सी कूदेगी, और वह लड़का है तो इसलिए वह भाला फेंक में हिस्सा लेगा। लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं, उसका ये कहना है। यह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो बताना है वो जो ये डिफरेंस कर रहा है, ये डिफरेंस किस चीज़ को प्रदर्शित यहाँ पर करता है। आप इसको जेंडर संबद्धता नहीं कहेंगे। जेंडर संबद्धता का मतलब होता है कि बच्चा जो है 4 साल की एज से ये जानना शुरू कर देता है कि ये लड़का है और ये लड़की है, इसमें वह डिफरेंस करने लगता है। ये आता है जेंडर संबद्धता के अंतर्गत। दूसरा होता है जेंडर समानता। तो जेंडर समानता का मतलब होता है दोनों का जो रोल है समाज में वो बराबर देखा जाए। सेम कार्य लड़की कर सकती हैं और उसी कार्य को लड़के भी कर सकते हैं, ये होता है जेंडर समानता। बात करते हैं जेंडर समता। तो जेंडर समता का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियों को उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करना, संसाधन उपलब्ध कराना, जिससे कि वह उस कार्य को कर सके। संसाधन उपलब्ध कराएंगे तो ये जेंडर समता के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफरेंस किया जा रहा है। एक पुरानी धारणा चली हुई आ रही है कि जो कार्य लड़कियाँ कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर तनुज भी कह रहा है अपने दोस्त से कि वह भाला फेंकेगा और रस्सी उसकी बहन कूदेगी। तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अपसारी चिंतन क्या होता है, और जबकि अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर अपसारी और अभिसारी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये आपके आता है। और साथ ही सीडीपी की आप बात नहीं कर सकते हैं कि खाली सीडीपी में आता है। ये आपका हिंदी की सीडीपी में आ सकता है, इंग्लिश की पेडागोजी में आ सकता है, ईवीएस की पेडागोजी में, साइंस की पेडागोजी, किसी में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपसारी और अभिसारी चिंतन का नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, और इसके लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो भी बना दूंगी जिसमें आपको अपसारी और अभिसारी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ जान लेंगे अपसारी क्या होता है। जब एक समस्या है और उसके क्या है, एक से अधिक समाधान आपको मिल रहे हैं, इसके उत्तर जो हैं एक से अधिक आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो ये होता है हमारा अपसारी चिंतन। और बात करें अभिसारी चिंतन की, तो एक समस्या का एक ही क्या है, उत्तर है, तो ये हो जाता है हमारा अभिसारी चिंतन। एक समस्या का एक उत्तर अभिसारी चिंतन, एक समस्या के बहुत सारे उत्तर, बहुत सारे समाधान, तो ये हो जाता है अपसारी चिंतन। तो आपको अपसारी और अभिसारी यहाँ पर पता लगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया है कई उत्तरों को करता है। अपसारी चिंतन कई सारे उत्तर होते हैं और अभिसारी चिंतन में एक सही समाधान पर स्थिर रहता है, तो ये पॉइंट यहाँ करेक्ट है। सेकंड में दिया है एक सही समाधान पर स्थिर होता है, और आगे दिया है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, तो ये अपोजिट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं की जाती है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। अपसारी और अभिसारी आपको यहाँ से आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। यहाँ बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। समावेशी का अर्थ होता है समाहित करना, सबको साथ लेकर चलना, सबका एक साथ शिक्षण होना, एक साथ उनका विकास होना। यहाँ देख लेते हैं समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना हो। तो ये बात यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिनको सभी के लिए मान्य किया जा सके, सभी के लिए लागू हो सकें। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है। 2 में दिया है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो यहाँ पर सभी बच्चों का ध्यान रखना है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है और ऐसा शिक्षण उनको कराना है। ये करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें दिया है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करके सहयोग को बढ़ावा देती है। ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई यूपी का बच्चा है, कोई बिहार का बच्चा है, कोई पंजाब का बच्चा है, तो कैसे वो भाषा बोलेंगे, उन सभी की भाषाओं को क्या करना है, उनके अंतर को समायोजित करना है, उसमें कोई अंतर नहीं करना है और उनके सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। हमें यहाँ पर निगेटिव पॉइंट ढूंढना था और निगेटिव क्या हो जाएगा, पहले तीनों पॉइंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये राइट हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड एजुकेशन की, मानक मूल्यांकन की बात की गई है या मानकीकृत की बात की जाती है। तो जब भी मानक या मानकीकृत की बात आती है तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। अगर आपने पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड की क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आपकी मदद करती है। तो यहाँ पर मानक मूल्यांकन की बात की गई है और ये निगेटिव पॉइंट है और इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट आंसर है। ये समावेशी कक्षा के बारे में सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में एक अभिकथन दिया है, इसको पढ़ते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज जो विषय आप उनको पढ़ा रहे हैं उसके बारे में होती है। कुछ भ्रांतियाँ आप कह सकते हैं, कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ उनके सही पॉइंट भी होते हैं। तो ये बच्चे उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं। आगे यहाँ पर दिया है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ये शिक्षार्थियों की मदद करता है। किस चीज़ में, सार्थक रूप से संसाधित करने में उनको मदद मिलती है, उनकी जानकारियों को सार्थक करने में यहाँ पर मदद मिलती है। मान लीजिए आप बच्चे को शेप के बारे में पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ आपने उसको इस तरह से पढ़ाया, ये आकृति बताई है, फिर ये बताई है, फिर से ये आकृति है और आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो बच्चा बता सकता है क्योंकि उसे शेप के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, पुराना ज्ञान उसका कुछ है उसके बारे में, अपने आसपास की चीज़ों से वह चीज़ें मिलाकर उसको आंसर कर सकता है। तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, पैटर्न ढूंढेगा और पिछले ज्ञान से नए ज्ञान को बनाएगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। अभिकथन भी करेक्ट है और कारण भी करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। तो पॉइंट नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अभिकथन। इस अभिकथन को पढ़ते हैं। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये बात आप कह सकते हैं, ये पॉइंट करेक्ट है। बच्चे अलग अलग संस्कृतियों में जन्म लेते हैं। कोई आपका बच्चा हो सकता है पिछड़े वर्ग में जन्म ले रहा है या पिछड़ी जातियों से संबंध रखता है, पिछड़े समूह वर्ग से आता है, तो वहाँ पर उसके अनुभव अलग होंगे। कोई बच्चा शहर में रहता है, बाहर रहता है, तो उसके अनुभव जो हैं वो अलग होंगे। ये पॉइंट करेक्ट है। आगे दिया है इसका कारण बच्चे का विकास सार्वभौमिक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी संस्कृतियों में बच्चे का विकास जो है सार्वभौमिक नहीं होता है। ध्यान रखेंगे जो मनोवैज्ञानिक हैं वे बच्चे के सार्वभौमिक विकास की बात करते हैं, तो आप इसको उससे संबंध करके आंसर नहीं करेंगे। जो अभी कथन दिया है आप उसी के रेफरेंस में इसको पढ़कर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अगर अलग अलग संस्कृतियों की बात की जा रही है तो बच्चे का सार्वभौमिक विकास यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है और जो कारण है वो गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 1 है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दिया है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में दिया है ए सही लेकिन आर गलत। 4 में दिया है ए आर दोनों गलत है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए सही और आर जो है ये गलत है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अभिप्रेरणा के लिए आरोपण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस से लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। तो यहाँ पर क्या कोशिश
आपकी लगातार आप करें और बेहतर प्रदर्शन उससे संभव हो, तो यहाँ पर अभिप्रेरणा की बात हो रही है और उसके आरोपण सिद्धांत की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ऐसा नहीं है कि अगर आप पास हो रहे हैं तो आप बोलें कि आप खुद से मेहनत करके पास हुए हैं, अगर आप फेल होते हैं तो ये नहीं बोलेंगे कि आपको टीचर ने फेल कर दिया है या पेपर बनाने वाले ने पेपर अच्छा नहीं बनाया था या आपके पास समय नहीं था, तो आप कोई बाहरी आरोपण नहीं कर सकते हैं। आप लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना तब कर सकते हैं जब आपकी प्रेरणा और अभिप्रेरणा, साथ ही आरोपण सिद्धांत कैसे हों, दोनों आंतरिक हों। मान लीजिए अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आप अपने आप को ही जिम्मेदार बताएं, ना कि अपने पेरेंट्स को, ना विद्यालय को, ना टीचर को। आप कहें कि मेरी ही तैयारी में कमी थी, इसी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। तभी आप क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। असफलता और सफलता के लिए आंतरिक आरोपण सिद्धांत जो है ये करेक्ट है। पॉइंट नंबर यहाँ पर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप यहाँ कट कर देंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। बात हो रही है यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है छात्रों के सीखने के मापन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका। बात आ गई है यहाँ पर स्टैंडर्डाइज मेजर की और साथ ही मानकीकृत की। तो जब भी मानकीकृत की आती है ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप देखते ही कट करेंगे। सेकंड में दिया है छात्रों को अपने शिक्षक से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो बात यहाँ पर छात्रों की हो रही है, तो उनको एक्टिव रखकर आप क्लास में सिखाएंगे, यही बात करती है NEP और यही बात करती है आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निष्क्रिय आता है ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसको कट करेंगे। आगे दिया है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप बच्चे को जो भी सिखा रहे हैं, जो भी चीज़ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसकी एग्ज़ाम संबंधित होनी चाहिए। एक तरह से कहें कि ऑथेंटिक टास्क पर बेस्ड होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 में दिया है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। सार्वभौमिक होनी चाहिए ये करेक्ट है, बट यहाँ दिया है पूर्व निर्धारित, तो पूर्व निर्धारित नहीं हो सकती है, इसमें लचीलापन होना आवश्यक है। बच्चे की क्षमताओं के अनुसार उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो है पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 अधिक करेक्ट है, अधिक सुटेबल है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 की। एक बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप देख लेंगे। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाने वाली है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, छोटा है देखने में और आपको लगेगा कि बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है, पर जैसे ही आप इसको आंसर करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर जो इसके पॉइंट दिए हैं उनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसको आपको बस नोटिस करना है कि क्या आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सारे पॉइंट आपको यहाँ करेक्ट लगने वाले हैं। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है। सामाजिक विकास, पहलू, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की बात हो रही है और बात हो रही है यहाँ पर सामाजिक विकास की, ये करेक्ट है। नैतिक विकास भी यहाँ पर करेक्ट है और गतिक विकास भी करेक्ट है। और इन सब में जो करेक्ट है वो क्या है, वो है संज्ञानात्मक विकास। ये सारे जो पहलू हैं ये किस में आते हैं, ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो आप कह सकते हैं ये स्टूडेंट है और ये जो है इनका एक मास्टर है, टीचर है। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो पॉइंट नंबर 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में ये सारे विकास समाहित हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है लेव-बायगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे सेल्फ रेगुलेट कब होते हैं, सेल्फ रेगुलेशन उनमें कब आता है। तो उनमें ये सेल्फ रेगुलेशन कब आता है। लेव-बायगोत्स्की ने बात की है निजी बाग की। पॉइंट नंबर 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है और वह अपना कार्य कर रहा है, वह अपना होमवर्क कर रहा है और होमवर्क करते हुए वह पहले बात करती है, खुद से ही बात कर रही है कि पहले मैं मैथ का काम कंप्लीट करने वाली हूँ, उसके बाद हिंदी का करूँगी, उसके बाद इंग्लिश करूँगी। इस तरह से वह खुद से बात कर रही है, तो वह अपने आप को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, अर्थात खुद का स्वयं नियमन कर रही है। तो ये कहलाती है निजी बाग। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में एक अभिकथन दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम या कानून नम्य हैं और
बदले जा सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है, मान लीजिए किसी को कोई चोट लग गई है और आप रेड लाइट पर खड़े हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, रेड लाइट का ग्रीन होने का इंतज़ार करेंगे और तब जाकर उसको देखेंगे। ऐसा नहीं है, आप नियम कानून में बदलाव कर सकते हैं। अगर उसको मदद की आवश्यकता है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को पता लग जाता है कि नियम कानून को बदला जा सकता है अगर किसी के लिए वह सही है तो। लॉरेंस कोहलवर्ग का तर्क है नैतिक विकास क्रमिक है और चरणों में होता है। तो ये बात भी यहाँ पर करेक्ट है। लॉरेंस कोहलवर्ग ने बताया कि जो नैतिक विकास है वो पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक स्तरों पर निर्भर करता है और इसके 6 चरण होते हैं। नैतिक विकास के बारे में कोहलबर्ग ने बताई है, तो ये भी करेक्ट है, अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के बारे में मेल का प्रतिनिधित्व करता है या सही है, ये बताना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लॉरेंस कोहलवर्ग हो गए, बाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए हैं, हार्वर्ड गार्डनर हो गए हैं। इनसे हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पेपर 1 और पेपर 2 में आता ही आता है, तो इनको आप स्किप नहीं करेंगे। यहाँ से आपको ज़रूर अपनी तैयारी कर लेनी है। इनको डीपली आपको पढ़ लेना है, उनको एक्सप्लेन कर लेना है। यहाँ दिया हुआ है अंतः वैयक्तिक बुद्धि की बात की गई है। ये अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने का कौशल है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, ये होता है यहाँ पर इंट्रापर्सनल की बात इन्होंने की है। इंट्रापर्सनल नहीं होता है, ये हो जाएगा यहाँ पर इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतः वैयक्तिक, अर्थात आप उनको खुद से समझ रहे हैं, उनके साथ संबंधों को अच्छा कर रहे हैं, तो ये होता है अंतः वैयक्तिक, ना कि अंत वैयक्तिक। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में दिया है तार्किक गणितीय, तो तार्किक की बात हो रही है, आप मैथ्स में अच्छे हैं, कैलकुलेशन अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ये नृत्य और क्रीड़ा संबंधित नहीं होती है, ये मैथमेटिक्स से संबंधित होती है, गणनाओं से संबंध रखती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में दिया है संगीतमय। संगीतमय का मतलब होता है आप कंपोजिशन अच्छा कर पा रहे हैं, रचना कर पा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये संगीतमय में आता है, ये करेक्ट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने मनुष्य में 8 प्रकार की बुद्धि बताई है कि उनमें 1 से अधिक बुद्धि होती है। 4 में दिया है स्थानिक, तो स्थानिक में प्राकृतिक वातावरण की, तो अगर इसका कौशल आपके अंतर है तो ये स्थानिक बुद्धि में नहीं आता है, ये प्राकृतिक बुद्धि में आएगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है, संगीत में बुद्धि प्रदर्शन और रचना के कौशलों से संबंध रखती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर आपको ये नेगेटिव पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में दिया है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से होता है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। अधिगम सामाजिक क्रिया है और उसके द्वारा संसाधित होता है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। 4 में दिया है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं यहाँ पर दे रखा है, जबकि एक प्रक्रिया होती है और अपितु एक उत्पाद है, तो ये एक उत्पाद नहीं होता है, तो ये पॉइंट जो है निगेटिव है और ये निगेटिव है, तो ये ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें निगेटिव से निगेटिव मैच करता आंसर देखना था। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये मैं उन टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आई हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं और 100% बनते हैं। आप ये यहाँ पर डिफरेंस नहीं करेंगे कि ये पेपर 2 में आएगा या पेपर 1, ये दोनों पेपर में आपके लिए आता है। अगर आपका CDP में नहीं आ रहा है तो ये आपका हिंदी की पेडागोजी में आ जाएगा, इंग्लिश की पेडागोजी में आ जाएगा, सब्जेक्ट पेडागोजी में आपके आ जाएगा, और CDP में आने के चांस आपके 99% होते हैं। तो इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसीलिए आप इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ दिया है समस्या समाधान कारकों को बढ़ावा देता है, तो क्या बढ़ावा देता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो है आपके समस्या समाधान करने के कारक को बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है क्या, एक समस्या के एक से अधिक समाधान अगर आपके पास हैं, आप कर पा रहे हैं, तो वो आपके क्या कारक हैं, समस्या समाधान को बढ़ावा यहाँ पर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं।
और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो ये बात नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कब करेक्ट होती है? कोहलबर्ग ने कौन से चरण में ये बात की है कि बच्चे जो हैं आत्म केंद्रित हैं और कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं इस कार्य को करूँगा तो मुझे लाभ मिलेगा। अगर आप पापा को एक गिलास पानी ला कर देंगे तो बदले में आपको चॉकलेट मिलेगी। तो बच्चा ऐसा कब सोचता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पहले चरण के पहले स्तर। तो पहले चरण के पहले स्तर में इस तरह की बात नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ पर बात होती है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट आपको पता ही होगा। इसका मतलब क्या होता है? जैसा आप मेरे लिए करेंगे बदले में मैं वैसा आपके लिए करूँगा या करूँगी। बच्चे का क्या है, उसके पेरेंट्स ने पानी मांगा, वो एक गिलास पानी देगा तो बदले में चॉकलेट लेगा। तो यहाँ पर क्या है, टिट फॉर टैट वाली बात हो जाती है। तो ये पहले स्तर के दूसरे चरण में होता है। आगे दिया है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। बाकी के पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग है, इनको आप कट करेंगे। पॉइंट नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। तो जो वंचित वर्ग से बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, उनके समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देंगे। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। समूह में विभाजित करने की बात है, निगेटिव टैग वर्ड है, कट करेंगे। अलगाव की बात हो रही है, निगेटिव है, इसको भी कट करेंगे। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित करने की बात हो रही है, बच्चों की पहचान करनी है। ये लड़के हैं, ये कार्य लड़कों को देना चाहिए, ये कार्य लड़कियों को देना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड है और इसके प्रोत्साहन की बात की जा रही है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। अर्थात बच्चे जो हैं वंचित वर्गों से आ रहे हैं, जो वंचित वर्गों से बच्चे आ रहे हैं उनकी क्या क्षमताएं हैं, वो क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, सभी चीज़ों को महत्व देना चाहिए और विविध परंपराओं को इसमें शामिल करना चाहिए। ये पॉइंट ज़्यादा सुटेबल और करेक्ट हो जाएगा। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन में ये कारगर सिद्ध होगा। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर किए हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ये क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस लेवल का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सिंपल हैं पर जो इनकी लैंग्वेज है ये काफ़ी टफ है, टिपिकल है। इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। आप सोच लें कि सीटेट के एग्ज़ाम में आप रटे रटाए आंसर करेंगे या रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे तो वो रट्टा मारने वाली क्रिया आपकी ख़त्म हो गई है, वो काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को बेसिक से समझेंगे तभी आप उसके जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।